नमस्कार। चलिए, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश। सीजीपीएससी परीक्षा के दृष्टिकोण से ये एक ऐसा विषय है जिससे सवाल बनते ही बनते हैं। तो आइए इसे बिल्कुल विस्तार से समझते हैं। तो देखिए, आज हम इस विषय को कैसे कवर करेंगे। पहले हम एक अवलोकन लेंगे, एक बुनियादी समझ बनाएंगे। उसके बाद हम शुरू करेंगे सबसे पहले शासकों से, यानी राजर्षि तुल्यकुल और पर्वतद्वारक से। फिर आएगा सबसे महत्वपूर्ण शरभहपुरीय वंश, जिनके शासकों को हम बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। उनका प्रशासन कैसा था और उनके बाद शैल वंश कैसे आया, ये भी देखेंगे। और हाँ, आखिर में सब कुछ पुनरीक्षण भी करेंगे, ताकि परीक्षा के लिए सब याद रहे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले खंड से। हम छत्तीसगढ़ के प्राचीन राजवंशों का एक अवलोकन लेंगे। देखिए, किसी भी राजवंश को समझने के लिए उनका भौगोलिक संदर्भ, यानी वो कहाँ शासन कर रहे थे, और ऐतिहासिक संदर्भ, यानी उस समय क्या चल रहा था, ये समझना बहुत जरूरी होता है। तो हमारी शुरुआत यहीं से होगी। अब देखिए इस नक्शे को। ये नक्शा हमें एक विहंगम दृश्य देता है। ये दिखाता है कि कौन कौन सी स्थानीय राजवंश छत्तीसगढ़ के किस किस हिस्से में शासन कर रहे थे। इससे एक स्पष्ट तस्वीर बनती है दिमाग में कि अलग अलग समय पर अलग अलग शक्तियों ने कैसे इस भूमि पर अपना नियंत्रण रखा। परीक्षा के लिए ये संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इस पूरी कक्षा में इन्हीं राजवंशों को कवर करने वाले हैं, राजर्षि तुल्यकुल से लेकर शैल वंश तक। हम एक एक करके सभी को उठाएंगे, उनका समयकाल देखेंगे, उनका शासन क्षेत्र और उनके महत्वपूर्ण योगदान क्या थे, सब पर विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं खंड 2 पर। यहां से हमारी असल कहानी शुरू होती है। हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के सबसे पहले ज्ञात, यानी सबसे पुराने ज्ञात स्थानीय राजवंशों की। वो लोग जिन्होंने इस क्षेत्र के इतिहास की नींव रखी। तो सबसे पहला नाम जो हमें याद रखना है वो है राजर्षि तुल्यकुल वंश। ये छत्तीसगढ़ का पहला ज्ञात स्थानीय राजवंश माना जाता है। इनका समयकाल क्या था? 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी। और क्षेत्र, ये लोग आरंग, जो आज रायपुर में है, उस क्षेत्र में शासन करते थे। और सबसे जरूरी बात, इनके बारे में हमें पता कहां से चला? इसका सिर्फ एक ही स्रोत है, एकमात्र स्रोत, और वो है भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र। अच्छा, हम बार बार ताम्रपत्र शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, ये मूल रूप से तांबे की प्लेट होती थी, जिन पर शाही आदेश या कोई अनुदान, जैसे जमीन का दान, लिखा जाता था। इतिहास को जानने के लिए ये एक प्राथमिक स्रोत है, मतलब बहुत ही प्रामाणिक माना जाता है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इस पूरे राजवंश के बारे में, राजर्षि तुल्यकुल वंश के बारे में हमें जो कुछ भी पता है ना, वो सिर्फ एक स्रोत से पता है, आरंग ताम्रपत्र। सोचकर देखिए, एक दस्तावेज से पूरे वंश की जानकारी मिलती है, उनके राजाओं की, उनके समय की। चलिए अब देखते हैं इस ताम्रपत्र से हमें क्या क्या तथ्य मिलते हैं। तो इस वंश के शासक कौन कौन थे, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आते हैं संस्थापक, यानी जिन्होंने वंश की स्थापना की, जिनका नाम था शूर या शूर। उनके बाद आए दैत्य प्रथम, फिर आए भीमसेन प्रथम, उनके बाद दैत्य द्वितीय, और आखिर में आते हैं भीमसेन द्वितीय। ये वही भीमसेन द्वितीय हैं जिन्होंने आरंग ताम्रपत्र जारी किया था। ये जो कालक्रम है, इसको जरूर याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ लेते हैं। अच्छा, इस राजवंश से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन पर ध्यान देना है। पहली बात, इनकी राजधानी क्या थी? ये स्पष्ट नहीं है, इसका जिक्र नहीं मिलता। दूसरी बात, इन्होंने अपने शिलालेखों में गुप्त संवत का इस्तेमाल किया है, जैसे संवत 182 और 282। इससे क्या पता चलता है? इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि ये लोग गुप्त साम्राज्य के अधीन थे। तीसरा बिंदु, इतिहासकार डॉक्टर हीरालाल के मुताबिक सूर इस वंश के पहले राजा थे। और आखिरी बात, इस वंश के नाम राजर्षि तुल्यकुल का मतलब है एक ऐसा परिवार जो ऋषियों या शाही संतों के समान हो। ठीक है, तो राजर्षि तुल्यकुल वंश के बाद चलिए अब हम अगले वंश की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है पर्वतद्वारक वंश। इनका समयकाल क्या है? 5वीं शताब्दी ईस्वी। और इनका इलाका, ये लोग देवभोग क्षेत्र में थे, जो आज गरियाबंद जिला में पड़ता है। ये लोग स्तंभेश्वरी देवी की पूजा करते थे, उनके उपासक थे। और इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? राजा तुष्टिकर के तेरासिंहा ताम्रपत्र से। इस राजवंश में हमें 3 मुख्य शासकों के बारे में जानना है। सबसे पहले संस्थापक शुंभराज। इन्हें कोरमराहबेत्रिष्ठी देवी भी कहा जाता था, और इन्होंने भूमि अनुदान, यानी जमीन दान देने की प्रथा शुरू की।
इनके बाद आए सोमन राज, जिन्होंने अपनी बीमार मां कौस्तुभेश्वरी के लिए देवभोग का इलाका दान किया था। और तीसरे हैं तुष्टिकर। इनकी राजधानी थी तारब्रह्मरक और इन्होंने ही 13 सिन्हा ताम्रपत्र जारी किया था। चलिए अब हम आते हैं छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंशों में से एक सबसे महत्वपूर्ण राजवंश पर। हमारा अगला खंड है शर्भपुरीय वंश। इन्होंने दक्षिण कोसल में एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में खुद को स्थापित किया। इनका इतिहास बहुत ही रोचक है। तो शरभपुरीय वंश का समयकाल है 5वीं से 6ठी शताब्दी ईस्वी। इसके संस्थापक कौन थे? शर्भराज। ये लोग वैष्णव धर्म को मानते थे, इसीलिए परम भागवत की उपाधि लेते थे। शुरू में ये वाकाटकों के अधीन काम करते थे, उनके सामंत थे। और हाँ, इनका एक और नाम भी मिलता है, अमर्य कुल या अमराज कुल। ये नाम व्याघ्र राज के मल्हार ताम्रपत्र में उल्लेखित किया गया है। शरभपुरीय वंश की एक बहुत ही खास बात है और वो है इनकी राजधानियों का बदलना। ये परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखिएगा। जब शरभराज थे तो राजधानी थी शरभपुर। उनके बाद जब प्रसन्नमात्र आए तो उन्होंने एक नया शहर बसाया, प्रसन्नपुर, जो आज का मल्हार है, और उसे राजधानी बनाया। और आखिर में प्रवरराज प्रथम के समय में राजधानी सिरपुर या श्रीपुर स्थानांतरित हो गई। तो ये क्रम याद रखिएगा, शरभपुर, फिर प्रसन्नपुर और फिर सिरपुर। अब सवाल उठता है कि इनके बारे में इतनी जानकारी हमें मिलती कहाँ से है? तो इसके कई स्रोत हैं, जैसे नरेंद्र का कुरुद ताम्रपत्र, मल्हार से मिले ताम्रपत्र, पेपरदुला ताम्रपत्र, और हाँ, प्रसन्न मात्र के सिक्के जो मल्हार से मिले हैं वो भी एक बहुत बड़ा स्रोत हैं। और एक दिलचस्प विवरण ये है कि इनके ताम्रपत्रों पर लिखने वालों के नाम भी मिलते हैं, जैसे श्रीदत्त, अचल सिंह, द्रोण सिंह, गोल सिंह। इससे उनकी शिल्प कौशल की कद्र पता चलती है। ये देखिए, ये है शर्भपुरीय राजवंश का पूरा वंश वृक्ष। संस्थापक शर्भराज से शुरू होकर पूरी वंशावली यहां दी हुई है। अब हम आगे क्या करेंगे? हम इस चार्ट में दिए गए हर एक शासक को एक एक करके उठाएंगे और विस्तार से समझेंगे कि उनका क्या योगदान था। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला खंड, शरभपुरीय शासक विस्तार से। हम शरभराज से शुरू करेंगे और व्याघ्रराज तक हर शासक के शासनकाल को समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं शर्भराज और उनके बेटे नरेंद्र की। यहां एक बहुत ही दिलचस्प चीज देखने को मिलती है। दोनों का जो शासनकाल है वो लगभग एक दूसरे पर आता है। इसका मतलब शायद वो साथ में शासन कर रहे थे। शर्भराज जो संस्थापक थे, उनकी राजधानी थी शर्भपुर। उनका सामंत था इंद्रबल। यह नाम आगे बहुत महत्वपूर्ण होगा। वहीं उनके बेटे नरेंद्र ने पिपरदुला ताम्रपत्र और कुरुद ताम्रपत्र जारी किए। तो दोनों ही बहुत सक्रिय शासक थे। अब आते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण शासक पर, प्रसन्नमात्र। इनसे जुड़े तथ्यों से परीक्षा में प्रश्न बनता ही बनता है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने निडीला नदी, जिसे आज लीलागर नदी कहते हैं, उसके किनारे एक शहर बसाया, प्रसन्नपुर। और ये प्रसन्नपुर ही आज का मल्लार है। यहां से इनके सोने के पानी चढ़े चांदी के सिक्के मिले हैं, जिन पर गरुण, चक्र और शंख बना हुआ है। ये विवरण बहुत जरूरी है। प्रसन्नमात्र के बाद आते हैं जयराज, जिनको महाजयराज भी कहते हैं। इनके दो और नाम भी मिलते हैं, मानमात्र और दुर्गराज। इनके समय में राजधानी सिरपुर यानी श्रीपुर स्थानांतरित हो गई थी। और एक रिकॉर्ड इनके नाम है, सबसे ज्यादा ताम्रपत्र। इनके कुल 8 ताम्रपत्र मिले हैं, जो इस राजवंश में सबसे ज्यादा हैं। और हां, ये भी परम भागवत की उपाधि लेते थे। अब जिनकी हम बात करने वाले हैं, यानी सुदेवराज या महासुदेवराज, उनका शासनकाल एक महत्वपूर्ण मोड़ है। क्यों? क्योंकि यहां से हमें पंडुवंशियों का संबंध मिलता है। इनके एक सामंत थे इंद्रबल। इसी इंद्रबल ने छत्तीसगढ़ के मेकल क्षेत्र में पंडुवंश की नींव रखी। इतना ही नहीं, सिरपुर के पंडुवंश के संस्थापक नन्नराज, वो शुरू में सुदेवराज के ही सबसे बड़े अधिकारी यानी सर्वाधिकार अधिकृत थे। तो देख रहे हैं, यहां से शक्ति के हस्तांतरण की कहानी शुरू हो रही है। यहां आकर उत्तराधिकारी में यानी कौन राजा बनेगा, इसमें एक मोड़ आता है। सुदेवराज के बाद उनके छोटे भाई प्रवरराज प्रथम को शासन करना था, लेकिन उन्हें बंदी बना लिया गया, शायद इंद्रबल ने ही। इस स्थिति में सुदेवराज के एक और भाई व्याघ्रराज, उन्होंने मल्हार से पूर्वी भाग का नियंत्रण ले लिया। इससे साफ पता चलता है कि राजवंश के अंदर अब सब ठीक नहीं था। तो हमने शासकों के बारे में जान लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शर्भपुरियों का प्रशासन, उनका शासन प्रशासन कैसा था।
और साथ ही उनके बाद दुर्ग क्षेत्र में कौन सा नया राजवंश आया, यानी शैलवंश। तो देखिए इनका प्रशासनिक ढांचा कैसा था। एक पदानुक्रम था, सबसे ऊपर था राज्य यानी पूरा साम्राज्य। राज्य को बांटा गया था भोग में, जिसे हम प्रांत कह सकते हैं। भोग का प्रमुख होता था भोगपति। फिर भोग को भुक्ति या आहार में विभाजित किया गया था, जो जिला स्तर की इकाई थी। और सबसे छोटी इकाई जमीनी स्तर पर थी ग्राम यानी गांव। अब कुछ महत्वपूर्ण अधिकारियों के पद देख लेते हैं। सबसे ऊंचा पद था सर्वाधिकाराधिक का। ये मुख्यमंत्री जैसे सबसे बड़े अधिकारी थे। फिर महाबलाधिकृत, जो सेना के सेनापति होते थे। दुर्गाधिकारी, जो किले का प्रभारी होता था। दंडपाशिक, ये पुलिस अधिकारी के लिए शब्द था। और एक विशेष अधिकारी था चोरोधृणिक, जिसका काम था चोरों को पकड़ना। तो आप देख सकते हैं कि काफी सुव्यवस्थित प्रणाली थी। अब थोड़ा इनकी संस्कृति और धर्म के बारे में जानते हैं। इनकी राजकीय भाषा थी संस्कृत। ये लोग ब्राह्मणों को बहुत महत्व देते थे, उन्हें भूमि अनुदान देते थे। गौ यानी गाय, ये शब्द भूमि माप के लिए भी उपयोग होता था। और ये याद रखिएगा, जमीन दान देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राजा के पास था। सामंतों को हरक-चाक या चुल्लक जैसे नामों से भी जाना जाता था। तो जब शरभपुरीय वंश कमजोर हुआ, उनके बाद दुर्ग के क्षेत्र में एक नया वंश उभर कर आया, शैल वंश। इनका समय काल है 7वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी। ये लोग खुद को सूर्यवंशी कहते थे और इनकी उपाधियां भी बड़ी बड़ी थीं, जैसे महाराजाधिराज और परमेश्वर। इनके बारे में हमें पता चलता है जयवर्धन द्वितीय के राघोली ताम्रपत्र से। इस राजवंश के शासकों का क्रम देखते हैं। संस्थापक थे श्रीवर्धन, उनके बेटे हुए पृथुवर्धन, फिर उनके बेटे हुए जयवर्धन प्रथम। इन्होंने विंध्य प्रदेश को जीता था, मतलब इन्होंने राज्य का विस्तार किया। इनके बाद श्रीवर्धन द्वितीय और जयवर्धन द्वितीय का नाम आता है। इस वंश से जुड़ा एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि श्रीवर्धन द्वितीय ने एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। और इस राजवंश का अंत कैसे हुआ? ऐसा माना जाता है कि आगे कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा, जिस वजह से ये वंश खत्म हो गया। तो चलिए अब हम आते हैं अपने आखिरी खंड पर। हमने जितना भी पढ़ा है उसे एक बार जल्दी से समेकित करते हैं, पुनरीक्षण करते हैं, ताकि सारे मुख्य बिंदु हमारे दिमाग में बैठ जाएं। देखिए, पुनरीक्षण के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले राजवंशों का क्रम, राजर्षि तुल्यकुल, फिर पर्वतद्वारक, फिर शरभपुरीय और आखिर में शैल। दूसरा, मुख्य स्रोत याद रखिए। आरंग ताम्रपत्र किसका था? भीमसेन द्वितीय का। कुरुद ताम्रपत्र किसका था? नरेंद्र का। तीसरी चीज, शरभपुरियों की राजधानी कैसे बदली? शरभपुर से प्रसन्नपुर और फिर सिरपुर। चौथा, हर राजवंश के संस्थापक का नाम पता होना चाहिए। और पांचवां, कुछ विशेष तथ्य जैसे प्रसन्नमात्र के सिक्के या सुदेव राज का पांडुवंश से संबंध। इन्हीं बिंदुओं से प्रश्न बनते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले ये सवाल विचार के लिए है। इस पर सोचिए कि किस शरभपुरीय शासक के सामंत ने आगे चलकर सिरपुर में पांडवंश की स्थापना की। इसका जवाब सोचना आपकी पुनरीक्षण को और मजबूत करेगा। ये दिखाता है कि इतिहास कैसे एक चक्र में चलता है। एक शक्ति जाती है तो दूसरी उसकी जगह लेती है। तो पढ़ते रहिए और आपकी परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।